तो आइए शुरुआत करते हैं। हम क्लास 12th बायोलॉजी, ये देखिए बायोलॉजी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसकी पहली क्लास हम ले चुके हैं। यह है हमारी क्लास दूसरी। आप पहली क्लास देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास पड़ी हुई है। और इसी तरीके से हम बायोलॉजी सीरियल से ऑल चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यह पहला सवाल है हमारा, निषेचन किसे कहते हैं, जो कि 2018 और 2024 में पूछा गया है। हम खास क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं। जितने भी यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हाल ही के कुछ वर्षों में, उन सभी को हम बताएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बताएंगे। और इसके अलावा केवल हम इन क्वेश्चंस पर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि जितने भी खास टॉपिक हैं या जितने भी सीरियल से जो हमारे टॉपिक्स हैं उन सबको लेकर चल रहे हैं। मतलब ये नहीं कि कुछ 1-2 खास टॉपिक को या कुछ पूछे गए सवाल को लाएँगे, बल्कि सीरियल से हम कई बार बता चुके हैं कि बायोलॉजी को हम सीरियल से पढ़ाएँगे और सभी तथ्यों और फैक्ट्स के साथ। हर एक क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ी-सी थ्योरी पढ़ाएँगे जिससे आपकी समझ में आए और हम आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चंस को अगर समझ पा रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, वरना केवल आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, हर जगह से आप थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्वेश्चंस को भी समझना सीखें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को आप यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा और आप क्वेश्चंस को कॉपी पर लिख पाएँ, तो बस आपको और क्या चाहिए? यही चाहिए कि आपको सीखना है कि आपको क्वेश्चंस बना पाएँ, वरना आप बहुत सारी थ्योरी जानते हैं लेकिन आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन सीख पा रहे हैं बिना थ्योरी के भी, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे वही क्वेश्चन आप कॉपी पे लिखेंगे और वही कॉपी आपको एक अच्छे स्कोर, अच्छे नंबर की ओर ले जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर की ये दूसरी क्लास है, निषेचन किसे कहते हैं। जैसा कि कल हमने थोड़ी-सी बात की थी, उसी पर हम थोड़ी और बात करेंगे। देखिए, यह हमारा पुष्प है। आवृतबीजी पादप में पुष्प पाए जाते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। ये हमारा पुष्प है। तो देखिए, पुष्प में हमने 4 दल बताए थे। पहला दल हमने बताया था, ये देखिए यहाँ पे, ये बताया था पहला दल हमने। इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। हमने बताया था इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं और जो रेड कलर के आप देख रहे हो इसे दल पुंज कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से ये वाली संरचनाएं आप देख रहे हो, इसे पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर में परागकणों का निर्माण होता है। हम बता चुके हैं पुंकेसर में क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण होता है। परागकण क्या है? नर युग्म कोदभिद है। परागकण क्या है? नर युग्म कोदभिद है। और ये हमारी एक ये पूरा अंडाशय है और इसमें ये यहाँ पे ऐसे पूरी एक संरचना है, आप देख रहे हैं, हम बता चुके हैं। ये पुष्प का मादा भाग है जिसमें एक नली है जिसको वर्तिका कहते हैं, वर्तिका के मुख को वर्तिकाग्र कहते हैं और ये यहाँ पे अंडाशय है। हमने बताया था कि अगर एक कोई ऐसे पादप है, एक यहाँ पुष्प है, एक यहाँ पुष्प है, एक यहाँ पुष्प है। अब देखिए परागकण यहाँ से निकले और इस पे गिर जाए तो हमने बताया था कि ये क्रिया परागण होगी। एक ही पुष्प में अगर परागकण निकले और वर्तिका के मुख वर्तिकाग्र पर गिर जाएँ तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी। लेकिन ये एक ही पेड़ है और यहाँ से अगर परागकण निकले और इसके मुख पर गिर जाए, दूसरे पुष्प के मादा भाग पर गिर जाए, कौन? परागकण, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसको भी स्वपरागण कहेंगे। तो स्वपरागण की प्रक्रिया एक ही पुष्प में संपन्न होती है या एक ही पौधे के भिन्न-भिन्न पुष्पों के मध्य संपन्न होती है। परपरागण क्या होता है? इसमें एक पौधा इस तरफ होता है, लेकिन ये पौधा और वो पौधा दोनों सेम जाति के होने चाहिए। अगर ये सरसों है तो ये भी सरसों होना चाहिए। हमने बताया था अगर ये यहाँ पे एक पुष्प है और यहाँ पे पुष्प है, अगर परागकण यहाँ निकलते हैं और इस पे आके गिरते हैं तो हमने बताया था ये पर परागण कहलाएगा। तो पर परागण में क्या होता है कि 2 पौधे सेम जाति के चाहिए। तो आप समझ चुके हैं स्वपरागण एक ही पुष्प में होता है या एक ही पौधे के भिन्न-भिन्न पुष्पों के मध्य होता है। लेकिन पर परागण में क्या होता है कि एक पौधे से परागकण दूसरे पौधे पे जाता है। हमने बताया था अगर ये परागकण जाता है वायु के द्वारा तो वायु परागण कहलाएगा, जल के द्वारा जाता है जल पर
जल परागण कहलाएगा। लेकिन अगर जंतुओं के द्वारा ये जाता है तो जंतु परागण कहलाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था निषेचन, तो निषेचन क्या होता है? जब परागकण यहाँ से आके इस पे गिरते हैं तो ये परागकण धीरे धीरे यहाँ पे अंकुरित होता है इस नली में, फिर ये धीरे धीरे आता है और यहाँ पे अंडाशय से मिलता है। परागकण का अंडाशय से मिलना ही संयुग्मन कहलाता है। परागकण का अंडाशय से मिलना ही संयुग्मन कहलाता है और इस संयुग्मन को ही निषेचन कहते हैं। इस संयुग्मन को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या है कि परागण होगा और परागण के पश्चात जब वो धीरे धीरे परागकण आएगा और अंडाशय से मिलेगा तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाएगी। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। निषेचन के पश्चात क्या होता है कि अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। बीजांड बीज में बदल जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये बाह्य दल पुंज है और ये दल पुंज है, ये सूख कर गिर जाते हैं। कब? निषेचन के पश्चात, जब एक पुष्प में निषेचन हो जाता है। लेकिन ये कभी कभी बाह्य दल पुंज निषेचन के पश्चात जब फल बन जाता है तभी भी लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा टमाटर में लगा रहता है हरा हरा सा, आपने देखा होगा बैंगन में लगा रहता है हरा हरा सा। तो ये बाह्य दल पुंज कभी कभी लगे रहते हैं लेकिन ज्यादातर सूख के गिर जाते हैं। और ये देखिए ये पुष्पासन भाग कहलाता है और ये जहां से पुष्प लगा होता है इसे पुष्प वृंत कहते हैं। जहां से पुष्प लगा होता है इसे पुष्प वृंत कहते हैं। और ये क्या है? पुष्पासन है। तो कभी कभी निषेचन के पश्चात क्या होता है कि फल अंडाशय से बनना चाहिए लेकिन बन जाता है पुष्पासन से, जैसे सेब नाशपाती में। तो ये पुष्पासन से बना फल असत्य फल, कूट फल, नकली फल कहलाता है। जबकि वास्तविक फल क्या होता है? जो अंडाशय से बनता है निषेचन के पश्चात। तो आइए हम क्वेश्चंस को देख, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, निषेचन किसे कहते हैं, जो कि 2018 और 2024 में पूछा गया है। तो देखिए निषेचन नर युग्मक जिसे परागकण कहते हैं व मादा युग्मक जिसे अंडकोशिका कहते हैं। नर युग्मक को परागकण कहते हैं पुष्प में और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडकोशिका कहते हैं। तो इन दोनों के संलयन को ही, मिलने को ही क्या कहा जाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया परागण के बाद संपन्न होती है। देखिए निषेचन की क्रिया अभी हम बताएं परागण के बाद संपन्न होती है। और निषेचन कब होता है? जब नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक मिल जाते हैं, संलयन होता है। और यह कब होता है? परागण के पश्चात होता है। परागण के पश्चात होता है। देखिए यहाँ पे बात आई है युग्मक की। तो युग्मक क्या होते हैं? दरअसल जो कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित होती हैं। कोशिकाएं चाहे पेड़ पौधों की हो या मानव की हो, कोशिकाएं चाहे पेड़ पौधों की हो चाहे मानव की हो, तो उसमें जितने भी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसे द्विगुणित गुणसूत्र 2x कहते हैं। और इसे जैसे किसी पौधे में 100 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो कहेंगे द्विगुणित गुणसूत्र कितने हैं? 100। 2x बराबर 100। तो x बराबर क्या आएगा? इसका 2 से यहाँ पे भाग हो जाता है, या साफ साफ आप मैथ ना समझो, द्विगुणित संख्या कहलाती है। तो जितनी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो, और अगर कहा जाए अगुणित कोशिका, कैसी? अगुणित कोशिका अगर कहा जाए तो इसके आधे गुणसूत्र होने चाहिए। गुणसूत्र कितने होने चाहिए? आधे, 50। अब ये देखिए कोई नर युग्मक है, अगर युग्मक की बात हो रही है या गुणित की बात हो रही है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब मादा युग्मक से 50 गुणसूत्र मिलेंगे और नर युग्मक से 50 गुणसूत्र मिलेंगे। इस तरीके से फिर से नए जीवधारी में कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी? द्विगुणित हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी? द्विगुणित हो जाएगी, जिससे फिर से 2x गुणसूत्र कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि मादा युग्मक और ये है नर युग्मक। तो आप निषेचन किसे कहते हैं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। निषेचन के पश्चात ही फल का निर्माण होता है। देखिए अगला सवाल है हमारा, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? देखिए 2020-19 निषेचन क्या है, व्याख्या कीजिए। किस तरीके से ये हर बार अलग अलग तरीके से सवाल पूछा गया, कितना खास सवाल होगा यूपी बोर्ड के लिए, आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ बस पूछा गया कि द्विनिषेचन किसे कहते हैं। द्विनिषेचन को ही त्रिसंलयन कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इस पे। देखिए सामान्य अवस्था में क्या होता है कि ये हमारा पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है। अब इस पे यहाँ पे ये पुष्प के ये नर भाग हैं जिन्हें पुमंग कहते हैं। ये क्या है? जायांग। ये आप जानते हैं ये जायांग है।
ये जायांग ये पुष्प के नर भाग है, जिसे आप पुमंग पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प के कौन से भाग है? नर भाग है, जिसे पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से ये एंथर है परागकोश। परागकोश पुंकेसर का ही भाग है परागकोश। अब परागकोश से परागकण मुक्त होंगे और इस पे गिरेंगे, गिरने को ही हमने बताया था कि परागण कहते हैं। परागण हो गया। अब इसमें यहाँ से ये ऐसे नली होती है, यहाँ से ऐसे ये, यहाँ पे ऐसे ये नली होती है। इस नली के जरिए क्या होता है कि परागकण यहाँ पे अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे आता है और यहाँ पे अंड कोशिका से मिल जाता है। तो इसमें क्या होती है? एक अंड कोशिका होती है आगुड़ित, अंड कोशिका होती है आगुड़ित, मतलब उसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। 2x के बजाय एक्स गुणसूत्र, 2x होंगे तो उसे द्विगुणित कहेंगे, मतलब वो सामान्य कोशिका है। आगुणित कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो नए जीवधारी को जन्म देती हैं और उसमें कोशिकाओं की संख्या हमेशा सामान्य कोशिका की तुलना में, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा आधी होती है। सामान्य कोशिकाओं की तुलना में आगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और यहाँ पे इसी के साथ ये इतना भाग हमने बताया था, ये इतना भाग यहाँ पे बता रहे थे हम कि ये इतना भाग यहाँ पे अंडाशय है। तो यहाँ पे ये कोशिका है अंड कोशिका, और अगली कोशिका है हमारी यहाँ पे एक होता है ध्रुवी केंद्रक। ध्रुवी केंद्रक पहले से ही द्विगुणित होता है, उसे 2x कह सकते हैं। यानी एक केंद्रक x और दूसरा केंद्रक ये x, एक x और ये 2x। मतलब यहाँ पे ये एक कोशिका अगुणित है और यहाँ पे अगुणित दो कोशिकाएं हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे अगुणित कोशिकाएं कैसी हैं? दो हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? केवल आवृत बीजी पादपों में ही द्विनिषेचन की क्रिया होती है, बाकी सभी पादपों में एकल सिंगल एकहरा निषेचन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से परागकण परागकोश से परागकण आते हैं, दो आते हैं। कितने आते हैं? दो। एक यहाँ से सीधे आता है और सीधे इस अंड कोशिका से मिलता है। एक परागकण क्या आता है? अंड कोशिका से मिलता है। देखिए, एक नर युग्मक, एक नर युग्मक जिसे परागकण कहते हैं, वो अगुणित होता है, आप जानते हैं। और वो किससे? अंड कोशिका से मिलता है। किससे मिलता है? अंड कोशिका से। अंड कोशिका से। अंड कोशिका क्या है? मादा जननांग में अगुणित कोशिका है अंड कोशिका। अंड कोशिका से मिलती है, तो इसको ही निषेचन कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको ही निषेचन कहते हैं। इसको ही निषेचन कहते हैं। इसको ही निषेचन कहते हैं। और दूसरा ये परागकण आता है धीरे धीरे और यहाँ पे मिलता है द्विगुणित कोशिका, उसको भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश पहले से ही द्विगुणित होती है, उसमें कोशिकाओं की संख्या सामान्य कोशिकाओं की तरीके से 2x होती है। और इससे क्या मिलता है? ये नर युग्मक मिलता है। इससे क्या मिलता है? नर युग्मक मिलता है, संलयन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस तरीके से यहाँ पे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश देखिए, ये भ्रूण कोश 2x था और यहाँ पे नर युग्मक x होता ही है। ये 2x है, लिखे दे रहे हैं, ये 2x है, मतलब द्विगुणित है पहले से ही। और ये क्या है? x है, अगुणित है। अब ये भ्रूण कोश का निर्माण होगा, तो भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। इसीलिए इस द्विनिषेचन को त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो इसमें निषेचन देखिए, एक पहला ये हुआ है, दूसरा निषेचन देखिए ये हुआ है। पहला निषेचन ये हुआ है, एक नर युग्मक आता है, अंड कोशिका से मिलता है, जिससे निषेचन होता है। इसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज आगे चल के निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज ही आगे चल के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? भ्रूण कोश और नर युग्मक मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। ये भ्रूण कोश क्या है? सामान्य भाषा में कहें तो इस भ्रूण को पालने वाला ऊतक ही भ्रूण कोश कहलाता है। ये इसको पोषण प्रदान करता है। ये त्रिगुणित होता है। अब सामान्य कोशिका में अगर हम गुणसूत्रों की संख्या मान लें कि द्विगुणित बराबर कितनी होती है? 2x बराबर कितनी होती है? अगर 100 है तो इसमें देखिए नर युग्मक अगुणित है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 50 होगी और प्लस इसमें अंड कोशिका ये भी अगुणित है, इसमें 50 होगी। तो 50 50 100, तो इस तरीके से युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। लेकिन यहाँ पे अगर माने तो 2x है, तो पहले से ही कितने 100 गुणसूत्र हैं, इसमें कितने हुए? 50 हुए। तो इसमें देखिए
50, 100 और 50 कितना हो गया, इसमें 150 होंगे। यानी सामान्य रूप से अगर द्विगुणित कोशिका है तो अगुणित कहें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। तो 50 का देखिए इसमें भ्रूण कोश में 3 गुना है, 50 दिए 150, इसीलिए इसे त्रिगुणित कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सामान्य भाषा में आप समझे तो यहाँ पे निषेचन 2 बार हुआ है। परागकोश से 2 नर युग्मक यहाँ पे आए हैं, एक आया है अंडकोशिका से मिला है और दूसरा आया है भ्रूण कोश से मिला है। एक ने नर युग्मक ने किससे, अंडकोशिका से क्रिया की और ये क्या बना, यहाँ पे नर युग्मक अंडकोशिका से क्रिया की, तो ये निषेचन की प्रक्रिया हुई पहली और युग्मनज बना है। और भ्रूण कोश 2x नर युग्मक से मिला, दूसरा जो यहाँ पे नर युग्मक आया था तो वो भ्रूण कोश का निर्माण करता है और यह त्रिगुणित होता है। इस तरीके से निषेचन आवृतबीजी पादपों में 2 बार होता है, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ये देखिए दोहरा निषेचन किसे कहते हैं या त्रिसंलयन क्या है, तो देखिए आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोश, जो कि हम बता चुके हैं ये पहले से द्विगुणित होता है, पराग नलिका से मुक्त होकर भ्रूण कोश में, आवृतबीजी पादपों में भ्रूण कोश में पराग नलिका से मुक्त होकर एक अगुणित नर युग्मक, कैसा, एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंडकोशिका से संयोजन करके, अगुणित नर युग्मक है, अगुणित अंडकोशिका से संयोजन करके मिलता है तो द्विगुणित 2x युग्मनज का निर्माण करता है। 2x युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है। तो वास्तविक निषेचन यही है कि ये जो नर युग्मक परागकण आता है वो अंडकोशिका से मिले, वही वास्तविक निषेचन होता है और उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जो भ्रूण बनाता है। देखिए जबकि दूसरा नर युग्मक भी होता है जो द्वितीयक ध्रुवी केंद्रक, द्वितीयक मतलब उसमें 2 कोशिकाएं होती है पहले से ही, या वो 2x होता है, पहले से ऑलरेडी 2x होता है। द्वितीयक ध्रुवी केंद्रक 2x के साथ मिलकर त्रिगुणित 3x, देखिए 3x हो गया क्योंकि 2x था ही और एक नर युग्मक मिला x, तो वो कैसा हो गया, 3x हो गया। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है। त्रिसंलयन या त्रिसमेकन क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित हो जाती है, अगुणित से त्रिगुणित हो जाती है। तो इसका और भी आगे है थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं। देखिए इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दोनों नर युग्मक जो परागकोश से नर युग्मक आए थे वर्तिकाग्र पर, तो दोनों प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। आवृतबीजी पादपों में निषेचन 2 बार होता है। एक नर युग्मक अंडकोशिका से मिलता है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक ध्रुवी केंद्रक भ्रूण कोश से मिलता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी खोज एस.जी. नवासिन ने 1898 में फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में की थी। अतः संयुग्मन तथा त्रिसमेकन द्विनिषेचन के ही भाग हैं। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बीज तथा फल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। यह भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो यह भी क्या होता है, दरअसल ये हम फिर से पुष्प ही बना रहे हैं। ये पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है और ये पुष्प के नर भाग हैं। अभी हम बता चुके हैं ये पुष्प के नर भाग हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नर भाग हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से आप जानते हैं परागकण आया, उस पर गिरा तो ये परागण हो गया, परागण के पश्चात निषेचन हो गया। तो निषेचन के पश्चात ही जो अंडाशय होता है, हमने बताया था निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में बदल जाता है और जो बीजांड होते हैं वो बीज में बदल जाते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कभी-कभी अंडाशय से फल बनना चाहिए, लेकिन अंडाशय से फल नहीं बनकर पुष्प के अन्य भाग, हमने बताया था यहाँ पे क्या होता है, अगला दल होता है बाह्य दल और ये आंतरिक वाले दल होते हैं, लेकिन यहाँ पे यह होता है पुष्पासन से फल बन जाता है। तो ऐसे फल को फाल्स फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। चलिए हम इसी पे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड बीज में, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप मतलब निषेचन के पश्चात बाद में
बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय किस में बदल जाता है? अंडाशय फल में बदल जाता है। और अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। जो अंडाशय भित्ति होती है वो फल भित्ति का निर्माण करती है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। फल क्या है? एक परिपक्व अंडाशय है जो कहाँ पाया जाता है? यहाँ जो स्त्रीकेसर भाग होता है पौधे का, उसमें जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला एवं बड़ा हो जाता है। अंडाशय कैसा हो जाता है? निषेचन के पश्चात जब बीज विकसित हो रहे होते हैं तो अंडाशय फूलकर बड़ा एवं रसीला हो जाता है और वास्तविक या सत्य फल का निर्माण करता है। उदाहरण आम नारियल। आम नारियल क्या है? वास्तविक और सत्य फल हैं। ये सब अंडाशय से बने हुए हैं। तो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि बीज तथा फल का निर्माण कब होता है? तो बीज तथा फल का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। कब होता है? निषेचन के पश्चात होता है। निषेचन कब होता है? परागण के पश्चात होता है। पहले परागण होगा, फिर निषेचन होगा, फिर निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनेंगे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आभासी या सत्य फल किसे कहते हैं? तो हमने बताया था कि वास्तविक फल उसे कहते हैं। वास्तविक फल उसे कहते हैं जो अंडाशय से बने, निषेचन के पश्चात अंडाशय से बने। निषेचन के पश्चात किससे बने? अंडाशय से बने। निषेचन के पश्चात अंडाशय से बने, उसे ही वास्तविक फल कहते हैं। लेकिन कभी कभी अभी हमने बताया कि फल अंडाशय से ना बनके, फल क्या होता है? कभी कभी अंडाशय से नहीं बनके ये पुष्प का मादा भाग है और फिर यहाँ पे होता है पुष्पासन। तो कभी कभी फल अंडाशय से ना बनके जो पुष्प में अन्य भाग होते हैं जैसे बाह्य दल पुंज होता है और यह पुष्पासन होता है, यहाँ से फल बन जाता है। इस पुष्पासन से कभी कभी फल बन जाता है, बाह्य दल पुंज से फल बन जाता है। तो ये फल असत्य फल कहलाते हैं। सत्य फल वो होगा जो अंडाशय से बने। तो देखिए आभासी या असत्य फल किसे कहते हैं? तो देखिए कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दल पुंज तथा बाह्य दल पुंज आदि भी भाग फल को कूट फल या आभासी फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण सेब, नाशपाती। तो इसका मतलब सेब क्या है? असत्य फल है। भले ही आप सेब को वास्तविक ओरिजिनल फल कहें, खाने में आपको लगे कि फलों का राजा है शायद, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये स्त्रीकेसर भाग होता है। ये पुष्प के कौन से भाग होते हैं? नर भाग होते हैं। और यहाँ पे ये इस तरीके से बाह्य दल पुंज होते हैं। ये बाह्य दल पुंज, ये दल पुंज होते हैं सॉरी, और ये बाह्य दल पुंज होते हैं। और यहाँ पे ये ऐसे पुष्पासन होता है। तो फल बनना चाहिए अंडाशय से, तभी सत्य फल कहलाएगा। इनसे या इनसे फल बने तो वो सत्य फल नहीं, असत्य फल कहलाएगा। तो अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं असत्य फल किसे कहते हैं। देखिए अनिषेक जनित फल क्या है? अनिषेक जनित, आ को अगर हटा दे तो निषेक जनित, निषेचन से फल बनता है, लेकिन आ लगा हुआ है। बिना निषेचन के फल का निर्माण, बिना निषेचन के फल के निर्माण को अनिषेक जनित फल कहते हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए अनिषेक जनित फल कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना भी फलों का निर्माण होता है। हमने बताया था पहले परागण होता है, फिर निषेचन होता है, फिर निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में बदल जाता है। यह वास्तविक क्रिया होती है। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि बिना निषेचन के ही, यानी परागण और निषेचन के बिना ही फलों का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनित फल कहलाता है। ये फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, क्योंकि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। यहाँ तो निषेचन हो ही नहीं रहा है, तो बीज रहित ऐसे फल होते हैं। ऐसे बीज रहित फलों को अनिषेक जनित फल, पार्थिनोकार्पी फल कहते हैं। कैसे फल कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी पूछ सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के फलों का निर्माण होता है। तो ऐसे फल बीज रहित होते हैं। उदाहरण क्या है? अंगूर, केला, अनानास। अंगूर, केला और अनानास क्या होते हैं? इनमें बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण हो जाता है। तो हमारी ये क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही हमारी क्लास को देखते रहिए। हम सीरियल वाइज ऐसे ही क्लास को लेते चलेंगे और थोड़ी सी थ्योरी, फिर हम जो क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिसपे यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसको हम सीरियल से पढ़ाते रहेंगे और सारे चैप्टर्स पे चलेंगे। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करिए और ज्ञान सागर यूपी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।